स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं इसकी डार्क रिएक्शन, क्योंकि हमने कहा था फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, जिसमें एटीपी NADPH2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये एटीपी और NADPH2 डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती और उसमें CO2 का फिक्सेशन होगा और ग्लूकोज या हम कहें हेक्सोज शर्करा बनेगी। तो ये थी हमारी डार्क रिएक्शन। तो इस डार्क रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको डार्क रिएक्शन या अंधकार या फिर ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे फिक्सेशन या फिर रिडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन या फिर क्या होता है, रिडक्शन होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसे ये जो रिएक्शन होती है वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। वैसे हम ये नहीं कह सकते लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होती है और वो लाइट रिएक्शन है वो लाइट पे डिपेंडेंट होती है। क्योंकि लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, और तभी उसमें बने हुए NADPH2 और ATP हैं वो किस में काम में आएंगे, CO2 के फिक्सेशन में काम में आएंगे। लेकिन ये रिएक्शन टेम्परेचर से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। अब ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, CO2 का फिक्सेशन या इसका रिडक्शन करके शुगर बनती है। तो ये रिएक्शन है वो 3 टाइप से CO2 का हम कह सकते हैं फिक्सेशन या रिडक्शन होता है। पहला होता है केल्विन चक्र, या इसकी खोज है वो केल्विन बेंसन ने की थी, तो केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, या फिर C3 चक्र। C3 चक्र इसलिए कहते हैं इस रिएक्शन को क्योंकि इसमें बनने वाला CO2 का जब रिडक्शन होता है तो बनने वाला सबसे पहला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, इसलिए इसे C3 3 चक्र वाला बनता है प्रथम स्थायी यौगिक, इसलिए C3 चक्र कहते हैं। तो C3 प्लांट्स में ये C3 चक्र की सहायता से क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन। दूसरे होते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें CO2 का जब रिडक्शन होता है तो CO2 को ग्रहण करके जो सबसे प्रथम स्थायी बनता है उत्पाद वो C4 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए उन्हें C4 चक्र कहते हैं। और इन C4 चक्र जिन प्लांट्स में चलता है उन्हें C4 प्लांट्स कहते हैं। उन C4 प्लांट्स की एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन होता है कि C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेंज एनाटोमी कहाँ पाई जाती है, C4 प्लांट्स में। क्या होती है ये क्रेंज एनाटोमी, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेकेंड ईयर में लीव्स की, तो हमने देखा था कि ये जो मेसोफिल, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, बीच में यहाँ हमने कहा वेस्कुलर बंडल है, और इन वेस्कुलर और यहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है, प्रण मध्योतक उत्तक होता है। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं हैं वो बड़ी होकर के इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या बनाती हैं, एक शीथ या आवरण बना लेती हैं, जिन्हें बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ किसे कहते हैं, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर प्रण मध्योतक कोशिकाएं क्या बना लेती हैं, एक शीथ, इसे हम कहते हैं ये बंडल शीथ। तो इन बंडल शीथ कोशिका में ये जो नॉर्मल प्रण मध्योतक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आकार में छोटे होते हैं और इनमें ग्रेना पाया जाता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। जबकि जो बंडल शीथ की जो प्रण मध्योतक या मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी बड़ा होता है साइज में, साथ ही उनमें ग्रेना है वो एब्सेंट होता है। तो ऐसी जो एनाटोमी होती है उसे क्रेंज एनाटोमी कहते हैं, और ये क्रेंज एनाटोमी किसमें पाई जाती है, C4 प्लांट्स में। आगे हम जब C4 चक्कर पढ़ेंगे वहां देखेंगे। तीसरा पाथवे हो सकता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, CAM, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र। ये चलता है कुछ जो मांसल गुद्देदार प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, इनमें पाया जाता है केम। तो इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो मुख्यतः C3 प्लांट्स में कौन सा चक्कर चलता है, केल्विन चक्कर CO2 फिक्सेशन का। इसके अलावा ये क्या है, अल्टरनेटिव
CO2 फिक्सेशन के साइकिल हैं जो C4 और जो मार्शल पादपों में पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में, यहाँ हम C3 चक्कर या केल्विन चक्कर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम C4 साइकिल या फिर हेच एंड स्लेक साइकिल की बात करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं C3 साइकिल। तो केल्विन और उसके सहयोगी जो हैं उन्होंने कार्बन स्थिरीकरण के परिपथ को खोजने के लिए CO2 का अपस्थानिक C14 का यूज करके क्लोरेला और सेनेडेसमस नामक जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किए थे। केल्विन चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा था CO2 को ग्रहण करने के पश्चात बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक है वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनता है। PGA में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ये C3 पौधों में होता है। तो अध्ययन की दृष्टि से ये जो केल्विन बेंसन या केल्विन साइकिल या C3 साइकिल है उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण या फिर CO2 का स्थिरीकरण होता है। इसमें जो RUDP होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, वो CO2 को ग्रहण करके क्या बनाता है? प्रथम स्थायी यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो सबसे पहले कहते हैं CO2 उसमें जुड़ रही है RUDP के साथ, इसलिए उसे कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण, जुड़ रहा है तो, या फिर CO2 का स्थिरीकरण। दूसरा, इससे क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होगा? अपचयन या रिडक्शन होगा, जिससे हेक्सोज शर्करा बनेगी। और हेक्सोज शर्करा का सिंथेसिस होने के बाद इस डार्क रिएक्शन को हम सिंथेसिस या सिंथेज रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शर्करा का क्या होता है? संश्लेषण होता है। और लास्ट में हेक्सोज का संश्लेषण होगा, मतलब ग्लूकोज शर्करा बन जाएगी। उसके बाद वो जो RUBP है, राइबोलोज 5, ये RUMP है, उसका फिर से क्या हो जाएगा? रीजनरेशन हो जाएगा। तो इन 4 स्टेप्स में इस केल्विन साइकिल को हम पढ़ते हैं। ये है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। इस C3 साइकिल में देखो, सबसे पहले हमने कहा 5 कार्बन वाला राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ये क्या करे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, मतलब ये क्या है? 5 कार्बन वाला है और इसके 6 मॉलिक्यूल हैं। फिर ये क्या करेंगे? 6 ATP ग्रहण करके, ये ATP कहाँ से यूज हुई है? लाइट रिएक्शन में ATP हमारे पास बनी थी, वो ATP का यूज करके ये फॉस्फोराइबोलोज काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? इसके 1 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट और जुड़ जाएगा और ये राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट RUDP बन जाएगा। ये RUDP है, उसके 6 मॉलिक्यूल CO2 की 6 मॉलिक्यूल को ग्रहण करके रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये कार्बन 3 वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसे ये प्रथम स्थायी यौगिक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। तो यहाँ क्या बन गया है? PGA के क्या बन गए हैं? 12 मॉलिक्यूल। अब ये PGA के 12 मॉलिक्यूल हैं, वो 12 ATP और यूज करके फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की प्रेजेंस में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ 12 मॉलिक्यूल किसके बन गए? 1,3 डाई PGA के बन गए। अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास NADPH2 बने थे, उसके 12 मॉलिक्यूल हैं वो NADP में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से ये हाइड्रोजन ग्रहण करके इसका रिडक्शन होगा, PGA का रिडक्शन होगा डाई PGA का, और इसमें 12 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। ये ग्लिसरिक एसिड था, इसका रिडक्शन किस में हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड में, इसका ग्लिसरल्डिहाइड में। अब 12 मॉलिक्यूल किसके हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के हमें मिल गए, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड में कितने हैं? एक में 3 कार्बन है और इसके 12 मॉलिक्यूल बन गए। अब इनमें से 12 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल जो हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, वो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP के बनाएंगे। इस DHAP के 5 मॉलिक्यूल्स में से 3 मॉलिक्यूल
एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ से आएंगे और 3 मॉलिक्यूल इस 3PGL के आएंगे और ये 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के। यहाँ पे ये फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक फॉस्फेट है वो 1 नंबर कार्बन के से यहाँ से हटेगी और H3PO4 बनेगा और यहाँ बन जाएगा ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। अब इन 3 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल है वो तो क्या बनेगा, हेक्सोज सर्कुलर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल इस 3PGL के मिलकर के ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। यहाँ जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के हैं वो 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इस DHAP के जो बचे थे 3 यहाँ काम आए और 2 ये साथ आकर के ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेटेज के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फिर से इसके 1 नंबर कार्बन का फॉस्फेट हटेगा, H3PO4 बनेगा और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के। ये सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल इस 3PGAL के ये आकर के ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल तो बनाएंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल इधर बनाएंगे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। अब ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से आए, 2 मॉलिक्यूल इधर से, टोटल 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो 4 मॉलिक्यूल तो ये और 2 मॉलिक्यूल इसके राइबोज 5 फॉस्फेट के, तो 4 और 2 और 4 टोटल 6 मिलके 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट फिर से क्या करेगा, इसका रीजनरेशन हो गया, ये बन गया, ये फिर से ATP को यूज करके राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बनाएगा 6 मॉलिक्यूल, वापस से ये स्टार्ट हो गया। तो ये है केल्विन साइकिल। इसमें देखो ये क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है। तो 4 स्टेप्स में हमारी रिएक्शन ये कंप्लीट होती है। पहला हमने क्या किया, CO2 का स्थिरीकरण हुआ, उससे क्या बने हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और फिर उस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हमने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में किया और उस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरफ तो हेक्सोज शर्करा बना रहे हैं, बाकी के वापस कई स्टेप्स में मध्यवर्ती उत्पाद बनते हुए वो वापस RUMP या राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये यहाँ हेक्सोज शर्करा बन गई और ये वापस से इसका रीजनरेशन होकर फिर से ये केल्विन साइकिल में भाग लेगा। तो ये थी C3 साइकिल। थैंक यू।